गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हैं आप? चलिए, अभी अपना हाउस प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, आज उसमें अपना है लेक्चर नंबर 13। और आज जो हम बात करेंगे इसमें, वो करेंगे जो प्रॉपर्टी आपका ओन्ड बाय ओनर, मतलब आपका मकान संपत्ति है और उसका मालिक जो है एक से ज्यादा है। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया वो एक ऑनर के केस में किया। अगर आपके मकान संपत्ति के ऑनर दो है या दो से ज्यादा हैं, उस केस में मकान संपत्ति की आय की गणना कैसे करनी है उसको देखें। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। और चूंकि ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना पड़ेगा, जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, पेज नंबर इस पे उसको देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ज्वाइंट ऑनर प्रॉपर्टी का आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम। चलिए तो देखिए, एक बार नोट्स पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन को रीड करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बात कही जा रही है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ओनर, मतलब आपके पास एक ही मकान संपत्ति है और उसके मालिक जो है एक से ज्यादा है। कह रहा है, देखिए, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही मकान संपत्ति के मालिक हों और प्रत्येक का हिस्सा निश्चित हो, ये जरूरी है, ये कंडीशंस बहुत जरूरी है। अगर निश्चित नहीं होगा तो इसका जो है इंडिविजुअल की तरह टैक्स नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, ये हो जाएंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो आपको बहुत डिटेल्स में जाने की नहीं है जरूरत। ये मान के चलिए कि अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे पीछे जितना 12 लेक्चर में किए, अगर किसी का हिस्सा निश्चित नहीं है तो उन पे ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं, राइट। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही मकान संपत्ति के मालिक है और प्रत्येक का हिस्सा निश्चित हो, राइट। तो ऑनर होना जरूरी है, कितने लोगों का? एक से ज्यादा लोगों का। और उनका शेयर जो है फिक्स होना चाहिए कि हाँ, तुम्हारा 1/3 है, तुम्हारा हाफ है, तुम्हारा 4th हिस्सा है, मेरा 3rd हिस्सा है, ऐसा हिस्सा आपका डिसाइड होना चाहिए। तो उन व्यक्तियों पर एओपी के रूप में कर निर्धारण नहीं किया जाएगा, अपितु प्रत्येक सह स्वामी को अपने हिस्से की आय पर आयकर देना। मतलब ये मान के चलते हुए कि हर का हिस्सा अलग अलग है, उसके लिए अलग मकान मान लिया जाएगा। ऐसी मकान संपत्ति सह स्वामियों द्वारा स्वयं रहने के काम में लाई जा रही है तो प्रत्येक को ओनर का हिस्से का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। प्रत्येक सह स्वामी को मकान संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती 30,000 या 2 लाख जो भी हो, आपने पीछे किया है, अलग अलग मिलेगी। मतलब हर लोगों को 30-30 हजार रुपए का डिडक्शन या 2-2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है अगर वो ज्वाइंट ओनर है तो प्रत्येक को। यदि ऐसी मकान संपत्ति या उसका कोई भाग किराए पे दिया गया है और इससे आय की गणना एक इकाई मानकर की जाएगी, तत्पश्चात इस आय को के निश्चित हिस्से के अनुपात में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित आय एक सहस्वामी की मकान संपत्ति की होगी। ध्यान से देखिए क्या कहने की बात कर रहे हैं। ऐसा कहता है कि अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उसको किराए पे अगर चढ़ाया गया है तो उसको एक ही घर माना जाएगा। कैसा किया जाएगा? एक ही घर माना जाएगा और इसकी आय उसको डिटरमाइन की जाएगी और उसमें जितना हिस्सा जिसका होगा वो इलस्ट्रेशन देखेंगे। फिलहाल इलस्ट्रेशन पे जाने से पहले हम आपको चाहते हैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे जा रहा है वो बातें हम करें। ये कह रहा है कि ये जो हाउस है आपका, ये हाउस में 2 ऑनर है, मान लो 2 या 3 ऑनर है, जो भी ऑनर है। तो ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों का ज्वाइंट ऑनर, ज्वाइंटली ये लोग ऑनर हैं और इनका हिस्सा भी डिसाइडेड है। मान लेते हैं 50-50, मिस्टर एक्स का इधर 50% का हिस्सा है और 50%। अगर ये हिस्सा डिसाइडेड नहीं हुआ तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सही सी बात है। तो हमने आज ये देखा कि आज जो आपका कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर का, उसमें आपको ये देखना है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी निकल के आ रहा है एक से ज्यादा मालिक है। आइए इलस्ट्रेशन देखिए, शायद इससे कुछ और आइडिया आपको। इलस्ट्रेशन में जैसा कि कह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 आपके पास स्क्रीन पे है। 3 मित्र, 3 फ्रेंड, वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो सकते हैं,
एक्स वाई एंड जेड, एक मकान संपत्ति के बराबर के स्वामी। मतलब अगर हम बात करें तो इनके पास तीन, एक ही घर है और उसमें कितने लोग हैं, तीन लोग और, 1 2 एंड 3, एक्स वाई एंड जेड, तीनों के तीनों इस मकान के स्वामी हैं। ये जो मकान है 6 समान इकाइयां हैं। अब इसमें क्या है कि इस मकान में अलग अलग यूनिट भी बटा हुआ है, 1 2 3 4, राइट। तो यूनिट 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं। ऐसा मकान है, तीनों का को ओनरशिप है और ये जो मकान है वो 6 हिस्से में बटा हुआ है, 1 सब बराबर बराबर, 3 4 5 एंड 6, इस 6 हिस्से बटे हुए, राइट। तो कह रहा है कि प्रत्येक एक एक इकाई में स्वयं रहने के प्रयोग में कर रहा है। मतलब मान लेते हैं कि ये एक्स रहता है, ये वाई रहता है, ये जेड रहता है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गया। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनएवी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन बाकी जो 3 इकाइयां हैं, ये जो 3 इकाई हैं 1 2 3, ये क्या कह रहा है कि 6,000 रुपया प्रति इकाई प्रति माह किराए पे उठाई गई। मतलब 6,000 इसका भी, 6,000 इसका भी और 6,000 इसका भी, तो 18,000 रुपये के महीने पे उठाया हुआ, ये मान। तो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा मकान संपत्ति हुआ तो जो पोर्शन किराए पे उठा हुआ है उसको एक ही यूनिट मान के हम डालेंगे। तो इस पोर्शन को क्या कह रहा है आपका कॉन्सेप्ट, इस पोर्शन को आप एक यूनिट मान लेना किराए वाले को और इसको अलग अलग मान लेना, राइट। चलिए, मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्य 4 लाख है। अब ये पूरे मकान का है तो एक यूनिट का आप 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, या हमारे केस में आधा हिस्सा इनका किराए पर लगा हुआ है तो हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना निकल के आ जाएगा, 2 लाख। क्योंकि जो पोर्शंस किराए पे लगा होगा उसी पोर्शंस का कंपैरिजन एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के लिए करना पड़ेगा हमको। तथा वर्ष में नगर पालिका कर 80,000 चुकाया गया। तो पूरे ये हाउस का है। अन्य व्यय, संग्रह व्यय, कलेक्शन एक्सपेंसेस कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमा प्रीमियम का भुगतान, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट 1998 में मकान निर्माण के लिए लिए गए ऋण का ब्याज 1,30,000 रुपये, राइट, इसका फर्क पड़ा। चलिए, कहता है 1998 वित्तीय वर्ष 19-20 में किराए पे उठी हुई इकाई में से एक इकाई 3 माह खाली रही, वैकेंसी आ गया। एक यूनिट 3 माह खाली रही। मतलब 3 माह खाली रहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो 18,000 का महीना जो आ रहा था, 18,000 के महीने में से 18,000 रुपया, 18,000 रुपया पूरा का पूरा वो वैकेंट रह गया, वैकेंसी रह गया और किराए पे लगा ही नहीं। तो नहीं लगा तो किराए भी नहीं मिला। मिस्टर वाई अपनी रहने की इकाई में 8 माह तक नहीं रह सका क्योंकि उसकी अन्य शहर में बदली हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशंस खाली चेक करना है कि अगर आपका मकान है, आप नहीं रहते हैं और नहीं रहने का कारण क्या है कि आप कहीं और व्यापार पैसे के लिए चले जाते हैं, तो भी वो सेल्फ ऑक्युपाइड ही, यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड का सेल्फ ऑक्युपाइड में ही रहेगा। उसके स्वामित्व में अन्य कोई संपत्ति भी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो सेल्फ ऑक्युपाइड का कंडीशंस यहाँ पे चेक किया जा रहा है। अगर कोई और रहता, 2 से अधिक मकान रहता, तो हम उसको, राइट। चलिए, एक्स वाई जेड की अन्य कर योग्य आय जो है 90,000, 1 लाख एंड 1,20,000 है। चलिए, अन्य आय है तो है। चलिए, अब देखिए इसमें कैलकुलेशन जो हो रहा है, सारा टॉपिक आपको डिस्कस किया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट यूनिट हमारा 50%। ये कहाँ से हमने निकाला 50%? ये जो 50% हमने निकाला ये 6 यूनिट है, 6 यूनिट में से 3 यूनिट आपका किराए पे लगा हुआ है, ऐसे करके, राइट। ये सारा सीन आपके पास बन रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो 50% हिस्से का बात यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए एक बार, तो 50% ऑफ फुल हाउस, राइट। तो एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख। ये एक्सपेक्टेड रेंट कहाँ से आया? आपका म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख पूरे घर का, 4 लाख रुपया पूरे घर का। तो आधा पोर्शन आपका किराए पे है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आधा का ही निकालोगे। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपके, इस क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, तो यही इसका हायर हो जाएगा एक्सपेक्टेड। बट एक्चुअल रेंट जो है 2,16,000 आना था, जिसमें से 18,000 रुपये नहीं आया ड्यू टू वेकेंसी। मालूम है कि अगर घर खाली रहा है और खाली रहने के कारण आपका एक्चुअल रेंट कम है,
अदरवाइज ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता, लेकिन ड्यू टू वैकेंसी जब किया हुआ है आपका ड्यू टू वैकेंसी, अगर एक्चुअल रेंट कम है तो हमारे पास जो जीए भी निकल के आता है एक्चुअल रेंट ही आता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वैकेंसी नहीं रहता तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ये ज़्यादा होता, राइट। तो इस केस में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने नहीं किया है तो आप पीछे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब जाके स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से आप कर सकते हैं। चलिए, अब म्युनिसिपल टैक्स पेड 80,000, 50% हाउस की बात हो रही है, 50, राइट। चलिए, हो गया 1,58,000 एनुअल वैल्यू हो गया। इसको हम नेट एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, एनएवी, शॉर्टकट में एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू का 30%, तो 1,58,000 का 30% से निकाल लीजिए, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि एक्चुअल में किराए पे लगा हुआ है, तो जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है 1,30,000, उसका पूरा का आधा, क्योंकि आधे पोर्शन किराए पे उठा हुआ है। चलिए, ये निकल गया। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट, तो किराए पे लगा हुआ यूनिट है उसका आपका इनकम निकल के आ गया 45,600। और आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले एक यूनिट मान के आप पूरे घर का इनकम कैलकुलेट कर दो और उसमें जितने भी ऑनर के हिस्से हैं उसको बांट दो। तो शेयर ऑफ ईच को ऑनर आपका 45,600 का 1/3 में बांट के 15,200 डाल लिया। एक घर का, एक यूनिट का मिस्टर एक्स का इनकम 15,200, वाई का 15,200 और जेड का 15। अब आते हैं आधा पोर्शन जो सेल्फ एक्युपाइड है। सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील नील, राइट। अब 65,000 जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कह रहा है कि आपको सबको मिलेगा। अब चूंकि ये लोन जो लिया गया है 1/4/1999 से पहले का लिया गया है, तो ईच को ऑनर के केस में 65,000 30,000 से ज्यादा है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि हर को 30,000 तक का लिमिट मिलेगा। हाँ, ये लोन अगर 1/4/99 के बाद का होता तो ₹1,00,000, बट यहाँ पे 1/4/99 से पहले का लोन है, आपको ईच को ऑनर को 30,000 तक मैक्सिमम मिलेगा। 65,000 ही इंटरेस्ट है, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 21,666.666 आएगा, मतलब 67 मान लो, राइट। तो 30,000 तक रोक के रखना है, सबको इतना का इतना, ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए, तो लेट आउट यूनिट से कितना इनका शेयर आया था, ये आया था। सेल्फ एक्युपाइड यूनिट से कितना आया था, ये नेगेटिव फिगर आया था। तो नेट लॉस ही जा रहा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम में। हाँ, अदर टैक्सेबल इनकम है 90,000। अब ये क्या कर रहे हो, देख रहे हो इधर लॉस हुआ तो दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर जाएगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस का सिस्टम चलता है। तो एक हेड, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हेड है, उसका इनकम पहले उसी के हेड से किसी अन्य सोर्स हेड से अन्य सोर्स से करना पड़ेगा, राइट। अगर कुछ बच जाता है तो अदर इनकम से भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट। उसके लिए आगे से कॉन्सेप्ट है, ये मकान संपत्ति की हानि का जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे ये सारी बातें निकल बस देख लीजिए एक बार नोट में जो दिया हुआ है, ऋण पर ब्याज की राशि 6 बराबर भागों में बांटी जाएगी। कुल ऋण में से आधा ऋण किराए पे उठी इकाइयों का होगा और आधा ऋण स्वयं रहने वाली इकाइयों का होगा। स्वयं रहने वाली इकाइयों के संबंध में अधिकतम 30,000 है। ऋण 1/4/99 से पहले लिया पूर्ण नहीं है। मिस्टर 5 अन्य शहरों में अपने हस्तांतरण के कारण 8 माह, अगर ये दूसरे किसी कारण से नहीं रह पाता तो इसको भी लेट आउट टैक्स लगाते हैं। बट फिलहाल इतना कॉम्प्लिकेशन किया। चलिए, अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ने से पहले हम आपको फिर से अपडेट कर देना चाहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, अगर वो कॉन्सेप्ट को हमारे से लाइव इंस्ट्रक्शंस में ले पाए तो एवरी सैटरडे को आप 8:30 बजे से आप जूम ऐप के माध्यम से जुड़ सकते। जूम ऐप का आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी चैनल के फेस वीडियो में लगा हुआ है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेंशन है, वहाँ पे जाके आप। तो अपकमिंग सैटरडे यानी कि कल 27 मार्च 2021 को लाइव इंस्ट्रक्शन बैच होगा। 27 मार्च 2021 को 8:30 AM ऑनवर्ड 9
एम 9:15 तक चल सकता है। आप इंटरेक्शन से जुड़ के अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में, लगभग पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। ये सारे कॉन्सेप्ट का डाउट आप मुझसे फेस टू फेस वर्चुअल माध्यम से अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा दूसरों को, ताकि वो जिन लोगों को ज़रूरत है, मेरा टारगेट है कि पूरे यूनिवर्सिटी का जो परिक्षेत्र है, भरपूर बेतिया, सीतामढ़ी, शायद हाजीपुर तक भी है, तो जहाँ तक है, जहाँ तक ये जाए वहाँ तक के बच्चे जुड़ के, हो सकता है बहुत सारे बच्चे मुजफ्फरपुर मिशन में नहीं रह रहे हो, उनका हो यहाँ पे, लेकिन किसी कारण से वो या बाहर चले गए हों, वो लोग भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ के, क्योंकि ये पार्टिकुलर जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा विशेषकर बनाया गया है कि उनके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बैंक को भी हम देखेंगे पहले एक बार कौन सा, राइट। चलिए तो हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि आगे आपका जो टॉपिक है वो है मकान संपत्ति से हानि। आइए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट पे देख चलते हैं। मकान संपत्ति से हानि बहुत रिपीटेड वर्ड हो गया अभी तक आपने देखा कि मकान संपत्ति से हानि हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो कह रहा है कि यदि किसी मकान संपत्ति से संबंधित उसके खर्चे उसके वार्षिक मूल्य से अधिक हो जाते हैं तो कहा जाता है मकान संपत्ति से हानि हुई। पिछली बात है, यह हानि किसी दूसरे मकान की आय से घटाई जा सकती है, जैसे कि आपने यहीं पे देखा। तो अगर लॉस होता है, लॉस जो होगा आपका हाउस प्रॉपर्टी का, पहले कहाँ से घटाया जाएगा, पहले कहाँ से सेट ऑफ किया जाएगा, एक मकान का लॉस दूसरे मकान यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है कि यदि मकान संपत्ति की हानि किसी अन्य मकान संपत्ति की आय से संपूर्ण रूप से न घटाई जा सके। मान लेते हैं यहाँ पे लॉस था आपका 1 लाख का, दूसरे हाउस पे इनकम है आपका, तो ये जो लॉस है 1 लाख ज्यादा है तो अभी भी 25,000 माइनस रहा। इसके लिए ये बोल रहा है कि आप क्या करना कि जो बच गया, यदि मकान संपत्ति से हानि अन्य किसी मकान संपत्ति की आय से संपूर्ण रूप से न घटाई जा सके तो शेष अशोधित, मतलब जो अभी सेट ऑफ नहीं हो पाया, उस हानि को उसी वर्ष में अन्य किसी शीर्षक के आय से घटाई जा सकती। अन्य किसी शीर्षक के आय का मतलब क्या है, तो कोई और इनकम कमाते हो, आप सैलरी कमाते हो, वहां से अगर आया हुआ है, आप वेतन भी कमाते हो, वहां से अगर मान लेते हैं आपको सैलरी है आपका 2 लाख रुपए, तो सैलरी आपका जो 2 लाख रुपए आया उससे आपको ये वाला डिडक्शन घटा के आपको इनकम 1,75,000, राइट। लेकिन फिर भी कहता है कि शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर आगे से घटाई जा सकती है। अगर उसके बाद भी अगर बच जाता है, मान लेते हैं आपका सैलरी ही 20,000 था, तो 5,000 और बच जाता है, उसको 8 वर्षों तक ले जाके मकान संपत्ति के आय से आप, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस। एक बार आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बोर्ड पे आपको कर देते हैं क्या सीक्वेंस कह रहा है, थोड़ा सा एग्जांपल लेके भी। ये कह रहा है कि आप देखिए ध्यान से कि ये कह रहा है कि अगर आपका मकान संपत्ति जैसे आपका चल रहा है, जैसे ईयर 2021, राइट, 2021 में मान लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है आपका 3 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल लॉस है, राइट। और दूसरा हाउस है, ये हाउस 1 है और हाउस प्रॉपर्टी आपका दूसरा है, उधर है आपका प्रॉफिट, मान लेते हैं तो ये प्रॉफिट है 1 लाख, राइट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेड दैट कि आप इसको सेटअप कर लेना है ना, कि एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेटअप कर। तो अभी भी आपके पास 1,25,000 रुपए का लॉस अभी, तो पहले अपने घर में जाएगा, अगर अपने घर से पूरा नहीं होता है तो अब दूसरे हेड में जाएगा। मान लेते हैं इधर सैलरी है, सैलरी से इनकम है आपका, लेट्स सपोज दैट, समझने के लिए ताकि आपको आगे भी लेके चलना हो, सैलरी से इनकम मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए, राइट। तो ये क्या करेगा, अब इसी साल में असेसमेंट ईयर 2021 में ये क्या करेगा, ये जाके इससे लेस होगा, मतलब इंटर हेड इसको बोल सकते हैं। पहले सेम हेड अदर सोर्स, मतलब यहाँ पे सेटअप कर रहा था, इसको बोलते हैं हम लोग
सेम हेड अदर सोर्स। सोर्स अलग है, मतलब दूसरे मकान है, लेकिन हेड सेम है। ये हेड कौन सा है? हेड है आपका हाउस प्रॉपर्टी। अगर यहां तक भी नहीं हो पाया तो ये अब जाएगा इंटर हेड पे मारेगा। जो इंटर हेड का मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी हेड के इनकम से जाके सेटअप। तो भी क्या ये पूरा कर पा रहा है? 1 लाख तो कर लेगा, बाकी 25,000, राइट। अभी भी 25,000 जो बच रहा है, अब इसको कह रहा है कि आप अगले साल ले जाओ। अभी भी लॉस जो है अब कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड होगा कितना? 25,000। कैसे? 1,25,000 बचा था, 1 लाख ही आपके पास सैलरी है। हाँ, अगर सैलरी 2 लाख है तब तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने जानबूझ के सैलरी कम रखा है कि आपको और भी 25,000 का है। इसको आप कब तक ले जा सकते हो? अगले 8 वर्षों तक, 8 साल तक। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि आगे जब जाएगा, मतलब आगे का मतलब असेसमेंट ईयर 21, 22 ऑनवर्ड, 21, 22 ऑनवर्ड 8 साल तक ये जाएगा। लेकिन ये जब जाएगा आगे तो केवल हाउस प्रॉपर्टी से ही सेटअप होगा, तो मकान संपत्ति से ही होगा, आपको सैलरी से फिर नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसी साल में आप दूसरे हेड से कर सकते हो, लेकिन आगे ले जाकर, अगले साल में ले जाकर आप इसको दूसरे हेड से सेटअप नहीं। आइए देख लीजिए एक बार और थ्योरेटिकल, शायद समझ में आ जाए। देखिए, इनकम टैक्स है कि एक बार में इतनी आसानी से वाला है, ऐसा भी नहीं है कि ये नामुमकिन है, बिकॉज आप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, राइट। देखिए एक बार कह रहा है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, शायद कंसेप्ट हो जाए। यदि किसी मकान संपत्ति से संबंधित खर्चे उसके वार्षिक मूल्य से अधिक है तो कहा जाता है कि मकान संपत्ति से हानि हुई है। यह हानि किसी दूसरे मकान की आय से घटाई जा सकती है। बता दिया आपको, एक मकान का दूसरे मकान से घटाएगी। यदि मकान संपत्ति से हानि किसी मकान संपत्ति की आय से संपूर्ण रूप से न घटाई जा सके तो शेष अशोधित हानि को उसी वर्ष में किसी अन्य शीर्षक से, अभी मैंने क्या किया, सैलरी से घटाया, से घटाई जा सकती है। शेष हानि फिर भी अगर शेष बच जाता है, अपने एग्जांपल में कितना था, 25,000 रुपया, शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले 8 वर्षों में मकान संपत्ति से ही घटाई जा सकती है। मतलब अगले साल में आप जाओगे तो सैलरी से नहीं घटा, अगले साल अगर चला गया गलती से तो वो हाउस बोट ही सेटअप। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर। अब छोटा छोटा 1-2 कॉन्सेप्ट है उसको कर लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर से हमारा फुल फ्लैश केवल 2-4 एग्जाम्पल और हम करवा लेंगे। फिर आप जूम ऐप पे हमसे जुड़ेंगे, जो पर्सनल डाउट होगा वो तो करेंगे। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ निपटा लेते हैं, इसके लिए अलग वीडियो बनाने की आवश्यकता ना पड़े। आइए देखिए, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, कहता है किसी स्वयं के रहने के मकान के संबंध में, कहता है यदि स्वयं के रहने के मकान के संबंध में ऋण पर ब्याज के कारण 30,000 एंड 2 लाख तक की हानि हो, ऐसे हानि को पहले मकान संपत्ति शीर्षक से पूरा कर लिया जाएगा। ये तो कर ही रहे। तथा शेष अशोधित हानि किसी भी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है। तो फिर वही बात हो रही, आगे ले जाकर 8 मकान संपत्ति तो सेम टू सेम है। ये किराए वाला था, ये सेल्फ ऑक्युपाइड था, तो कोई अंतर नहीं है, राइट। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, किसी अन्य शीर्षक से मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति पर प्रतिबंध। कुछ केसेस ऐसे हैं तो कि आपको यही वाला जो अभी डिस्कस किया गया, यदि किसी मकान संपत्ति से हानि है और इसकी पूर्ति किसी दूसरे मकान संपत्ति की आय के करने के बाद भी हानि बचती है तो इसकी पूर्ति अन्य शीर्षक में 2 लाख तक हो सकेगी, राइट। तो अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिया, जो 1 लाख तक सेटअप किया, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, मैक्सिमम आपका 2 लाख तक ही हो सकता है, राइट। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक बार। मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे जो बताया था कि ये जो है सेटअप आप कर रहे हो, ये वाला 1 लाख, ये इसका लिमिट क्या लगा दिया, मैक्सिमम 2 लाख से अधिक नहीं हो सकता, 1 साल में आगे ही ले जाना पड़ेगा आपको। यानी कि आपका ये लॉस अगर 5 लाख है और सैलरी आपके पास 3 लाख है तो मैक्सिमम 2 लाख ही सेटअप करोगे एक, राइट। तो ये गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है।
ताकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुछ ना कुछ तो आम पे टैक्स लग ही जाए, राइट। चलिए, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इस पे जो एग्जांपल है इसको एटलीस्ट हम लोग आज, राइट। चलिए इस एग्जांपल को एक बार देखिए। एग्जांपल अपने सामने क्या निकल के आ रहा है। एक रिहायशी मकान के 20-21 कर निर्धारण वर्ष के निम्न प्रकार है। नगर पालिका मूल्य 1000, उचित किराया 8000, स्टैंडर्ड रेंट 36,000, एक्चुअल रेंट 36,700 एंड नगर पालिका इतना है। डे भूमि किराया 60 रुपये, निर्माण हेतु उधार ली गई राशि पर ब्याज 5,000 रुपया, वास्तव रूप में चुकाया गया कलेक्शन एक्सपेंस 300। करदाता ने संपत्ति को 36,000 में गिरवी रखा है और यह राशि उसने अपनी लड़की के विवाह पर व्यय की। करदाता इस वर्ष गिरवी रखे गए ब्याज पे ऋण पे 3,000 का ब्याज, राइट। तो क्या सीन निकल के आएगा ये थोड़ा सा लीजिए, राइट। चलिए, तो इस केस में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखने की बात कर रहा है आपसे कि क्या आपका जो शादी के लिए जो लोन लिया गया है उस पे ब्याज का डिडक्शन मिलेगा, इसलिए मिलेगा। एक बार देखेंगे आप सॉल्यूशन को, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आइए, बाकी सारा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा में कराने की बात नहीं है। यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास नोट में देखिए आप, लड़की के विवाह के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कौन से लोन की डिडक्शन मिलेगा, केवल 5,000, ये जो है उसी का मिलेगा। आपने लड़की की शादी के लिए जो ऋण लिया हुआ है उस पर ब्याज को। तो आई थिंक आज के वर्क के लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट आपने किया वो था जॉइंट ऑनर जो थे प्रॉपर्टी का, ओन्ड बाय को ऑनर। को ऑनर का मतलब ही ये हो रहा था कि एक ही मकान है और उसमें यूनिट तो भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही मकान के मालिक ज़्यादा है, लीगल इसमें लिखा हुआ है। तो उस केस में हम ये मान के कैलकुलेशन किया कि हर मकान मालिक अपने अपने हिस्से, बस किराए पे अगर चढ़ाया हुआ है तो उसको एक ही यूनिट मान के किराया डाल लेंगे। हाँ, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए तो इसको माना जाएगा कि वो मकान का हिस्सा अलग। तो आई थिंक आपको इतना आज रिवीजन करना चाहिए। लगभग कॉन्सेप्ट अगर हम देखें बुक्स में, हम पलट के देख रहे हैं तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अब ना के बराबर है, अब केवल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें 1-2 लेक्चर और लगा के हम जितना क्वेश्चंस कवर अप होता है वो कर लेंगे। और बाकी आपसे निवेदन है कि अगर आपको पर्सनली डाउट है तो हर सैटरडे को 8:30 बजे से जो जूम ऐप वाला जो सेशन चलेगा ज्वाइन कर लीजिएगा तो क्लियर कर, राइट। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कि आप एसेंशियली इस वीडियो को देख रहे हैं कि वॉच टाइम आपका इम्प्रूव हो रहा है और आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को उन लोगों तक पक्का पहुंचा दीजिए जो इनकम टैक्स भी थर्ड पार्ट में पढ़ रहे हैं, ताकि उनको फ़ायदा हो जाए और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए कि इनकम टैक्स में कोई भी आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वंचित, भले ही आप आगे चल के इसमें किस करते हैं नहीं करते हैं ये डिसीजन फ्यूचर का है, लेकिन आज आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट उस मोड में आप पढ़ पाओ कि आपका इनकम टैक्स वीकली हो सके जितना एकेडमिक जरूरत। धीरे धीरे जब इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, रमोगे, आपको आगे बहुत सारी चीज़ मिल सकती है, लेकिन एक आपको बेस जो है बाउंड्री लाइन तय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।